साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी, आप रोजाना साइकोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं। साइकोलॉजी की इन क्लासों में आज मैं एक एनसीएफ 2005 का टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो रीट परीक्षा में अहम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें शामिल माना जाता है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारा मकसद है कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिखाना। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, और आप भी जुड़ जाइए और अपने जो रीट परीक्षा की तैयारी है उसको और मजबूती प्रदान कीजिए। एनसीएफ 2005 फुल फॉर्म है इसकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है इसका आरंभ कैसे होता है, देखिए 20 जुलाई सन 2004 को, कब की बात है, 20 जुलाई 2004 की। 20 जुलाई सन 2004 को एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, और इस बैठक में सन 2000 का जो एनसीएफ बनाया गया था, उस 2000 के एनसीएफ में परिवर्तन और शोधन करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 2004 को एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई नई दिल्ली में। इस कमेटी ने सन 2000 तक जो एनसीएफ प्रचलित था उसमें फेरबदल करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा, और इनके प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 2004 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक यशपाल समिति का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य काम था सन 2000 में बने हुए एनसीएफ में फेरबदल करना, संशोधन करना, उसको सुधारना, उसकी कमियों को खोजना कि कोई कमी तो नहीं है। और कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए प्रोफेसर यशपाल, इसलिए उनके नाम के आधार पर उस कमेटी को जाना जाता है, उस समिति को जाना जाता है, कमेटी का नाम उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो प्रोफेसर यशपाल समिति है, इसमें कुल सदस्य थे 38 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इन 38 सदस्यों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो मूल समिति के सदस्य थे और 3 थे पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य। पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य। ठीक है, कुल सदस्य हो गए कितने, 38। 35 प्लस 3, इस तरह से डिवाइड करते हैं। राजस्थान निवासी रोहित धनकर, ये वो व्यक्ति है जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल थे। राजस्थान निवासी रोहित धनकर को यशपाल समिति में शामिल किया गया। ये जो कमेटी बनी 2004 में, इस कमेटी ने सन 2005 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, और उस सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट का शीर्षक था एनसीएफ 2005। क्या शीर्षक था, एनसीएफ 2005। शीर्षक किसका था, उन सिफारिशों का, उन सुझावों का जिनको इन्होंने लिखा, जिनको इन्होंने देखा, बताया,
और उन सुझावों या सिफारिशों को इन्होंने एक जिल्दनुमा, जिसे हम कह सकते हैं किताब जैसी आकृति दे दी, पुस्तक जैसी आकृति दे दी उन सिफारिशों को। और उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था शीर्षक के रूप में एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना 2005 जो हम पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान निवासी रोहित धनखड़ इसमें शामिल किए गए और सन 2005 में एनसीएफ 2005 के लिए गठित यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसका शीर्षक था एनसीएफ 2005। ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका लेखन कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लेखन कार्य, ध्यान रखना, कमेटी बनाई गई थी यशपाल की अध्यक्षता में, लेकिन लेखन कार्य जो था वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लेखन कार्य अर्थात इसको लिखित रूप देने का काम प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किया। यह लेखन कार्य जो था वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने करवाया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन कार्य किसने करवाया, तो कहीं यशपाल नहीं करना है, प्रोफेसर यशपाल नहीं करना है, क्या करना है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 में जितनी भी सिफारिशें की गई है, जितनी भी सिफारिशें की गई है, वे सभी 8वीं अनुसूची में दर्ज, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में एनसीएफ 2005 की सिफारिशों का अनुवाद किया गया है। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं, उन सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को लिखा गया है, अनुवादित किया गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 को आधुनिक शिक्षा का, एनसीएफ 2005 को आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज। एनसीएफ 2005 को आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है, आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जाता है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर लाने की युक्ति। ठीक है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर लाने की युक्ति मतलब सुझाव, तरीका, कि हम कैसे, जो हम सोचते हैं कि हमारा भारत ऐसा हो, उसे हम वास्तव में कैसे बना सकते हैं। आइडियली जो हमारी कंडीशन है कि हम ऐसा भारत चाहते हैं, उस भारत को हम कैसे, सपनों के भारत को कैसे धरातल पर ला सकते हैं, ये समझाया गया, ये सुझाया गया, बताया गया है। और इसमें बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर, कि हम जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करेंगे, वो आगे चल के इस तरह का माहौल बनाए, इस तरह के समाज का विकास करें जहां पर जियो और जीने दो की भावना हो, जियो और जीने दो की भावना हो। अर्थात सब शांति से रहे, प्रेम पूर्वक मिलजुल करके अपना जीवन यापन करें। एनसीएफ 2005 जो है, इस एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति बताया गया है, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण में कहा गया है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है
अपितु एक सुगम करता है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक सुगम करता है जो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलने में सहायक होता है। जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, वो उनको क्या करता है, सरल बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं होता। किसका मानना है? एनसीएफ 2005 का। इसमें बच्चों के बारे में कहा गया है, बच्चों के बारे में कहा गया है सभी बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। सीखने की गति कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है भिन्न भिन्न? क्योंकि हम सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरे होते हैं। हम सबकी सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। हम सबकी सीखने की दर भी अलग अलग होती है, क्योंकि हम सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मौजूद होती है। और इसीलिए इन्होंने कहा सभी बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है और बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं, स्वयं नवीन ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण। अर्थात उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करते हैं, बच्चे खुद से सीखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है बालक संज्ञानी प्राणी होता है। संज्ञानी प्राणी मतलब जिसके अंदर ज्ञान पहले से भरा हुआ है। तो फिर टीचर क्या करता है? टीचर उस छुपे हुए ज्ञान से, भरे हुए ज्ञान से उस बालक का केवल और केवल परिचय करवाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षक क्या है? ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, एक ऐसा सुगम करता है जो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलने में सहायक होता है। मतलब सूचनाओं को सरल बनाकर बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है कौन? टीचर। ठीक है। फिर बच्चों के बारे में कहा है उन्होंने कि सभी बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, उनकी सीखने की गति, उनकी दर भी अलग अलग है। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई सीखने में थोड़ा समय लगाता है, किसी को कई बार प्रयास करके सिखाना पड़ता है तब जाकर के सीखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हम सब में मौजूद होती है। इस बात को एनसीएफ 2005 भी क्या करता है? स्वीकार। तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक बार रिवाइज करिए। लेखन कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। एनसीएफ 2005 की जितनी भी सिफारिशें हैं उनको 8वीं अनुसूची में दर्ज प्रत्येक भाषा में लिखा गया है। एनसीएफ 2005 को आधुनिक शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज कहते हैं। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर लाने की युक्ति। और एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति कहा गया है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलने में सहायक होता है। और बच्चों के बारे में कहा गया है कि सभी बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है और बच्चे स्वयं पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर ज्ञान का क्या कर लेते हैं? निर्माण। अर्थात बच्चे स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण अपने हिसाब से करते हैं। एनसीएफ 2005 की सिफारिशों की जब बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 की सिफारिशों का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध जिसका नाम है सभ्यता व प्रगति, इसकी इन पंक्तियों से होता है। अब जो पंक्तियां हैं मैं समझेगा। पंक्तियां हैं सृजनात्मकता, उदार आनंद, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, परंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा, परंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। परंतु नासमझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है।
इसका मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता हर बच्चे में होती है, क्योंकि सृजनात्मकता के गुण की विशेषताएं जब पढ़ते हैं, सृजनशील बालक आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा सृजनात्मकता सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी मतलब हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर बच्चे के अंदर होती है। सृजनात्मकता सर्वव्यापी होती है। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, बिना किसी को ठेस पहुंचाए या ठेस पहुंचाए बिना। बच्चे जब हंसते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, बच्चे जब खेलते हैं, नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, तभी उनके बचपन की शुरुआत होती है, बचपन का आरंभ वहीं से होता है। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, परंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा। अब ना समझ वयस्क संसार कौन है? ना समझ वयस्क संसार कौन है? माता पिता, परिवार के बड़े सदस्य, घर के बड़े, परंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। इसका मतलब जो वयस्क हैं, जो मैच्योर व्यक्ति हैं, घर में जो बड़े हैं, वो क्या करते हैं? उस बच्चे के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन लगाते हैं, बच्चे के बचपन को कंट्रोल करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब घूमना है, कहने का मीन्स टीवी देखने तक का सारा कुछ माता पिता तय करते हैं। बच्चे को आजादी नहीं है, बहुत बाउंडेशंस के साथ वो रह रहा है और बहुत लिमिटेशंस के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसका बचपन खत्म हो गया, तो उसका बचपन छीन लिया गया, क्योंकि उस पर ऊपर क्या लगा दी? बहुत सारी बाउंडेशंस, प्रतिबंध लगा दिए। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा सभ्यता व प्रगति नामक निबंध में कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, परंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। इसका मतलब बच्चों को खेलने दो, एंजॉय करने दो, नवीन वस्तुओं का निर्माण करने दो। यदि कोई छोटा मोटा नुकसान भी कर दे, छोटी मोटी तोड़ फोड़ भी कर दे, तो ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों में सृजनात्मकता का गुण आया जाता है। उस गुण को विकसित करो, उसे आगे बढ़ाओ, उस गुण का दमन मत करो, उस गुण को नष्ट मत करो, उसे दबाओ मत, उसे आगे बढ़ने दो, उस गुण को प्रस्फुटित कीजिए। ठीक है? कौन कह रहा है ऐसे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसमें? सभ्यता व प्रगति नामक निबंध में। और उन्हीं की पंक्तियों से शुरुआत होती है किसकी? हमारे एनसीएफ 2005 की सिफारिशों की। ठीक है? इस एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय बताए गए हैं। 5 अध्याय है। पहला अध्याय है जिसका शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। ठीक है? दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है सीखना और ज्ञान। तीसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। चौथा अध्याय है और चौथे अध्याय का शीर्षक है विद्यालय व कक्षागत वातावरण। ठीक है? और पांचवा और अंतिम शीर्षक है, पांचवा और अध्याय है, उसका शीर्षक है व्यवस्थागत सुधार। टोटल कितने हो गए? 5। 5 अध्याय हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथा है विद्यालय व कक्षागत वातावरण, पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये 5 शीर्षक है 5 अध्यायों के। ठीक है? पहला अध्याय परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी थी, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये सारी बातें इसके अंतर्गत है। दूसरा है सीखना और ज्ञान। इसमें बताया गया है कि सीखने की परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, बच्चों को ज्ञान कैसे प्रदान किया जाना चाहिए, और इस अध्याय में सीखने के लिए निर्मितवादी उपागम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। इसमें पाठ्यचर्या के विविध क्षेत्रों की चर्चा की गई है, विविध क्षेत्रों की बातें की गई है। इसके अलावा पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए बालक का सर्वांगीण विकास, इस पर भी बल दिया गया है। शारीरिक, मानसिक, भाषा, सौंदर्य,
इस तरह का कंप्लीट पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल है। फिर है विद्यालय में कक्षागत वातावरण, अनुशासित वातावरण हो, समावेशी शिक्षा को महत्व दिया जाए, ठीक है। और फिर है व्यवस्थागत सुधार, आगे चलकर यानी भविष्य में हम क्या क्या करेंगे शिक्षा के लिए, भविष्य में हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, भविष्य में हम शिक्षा के लिए क्या क्या तकनीक अपनाएंगे, ये सारी बातें व्यवस्थागत सुधार अर्थात 5वें अध्याय में कही गई है। तो एलसीएफ 2005 के 5 अध्याय हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरे अध्याय का शीर्षक है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथे अध्याय का शीर्षक है विद्यालय में कक्षागत वातावरण और 5वें अध्याय का शीर्षक है व्यवस्थागत सुधार। कहने का मीन्स ये है आपको ये पांचों क्रम से याद रखने और पांच में से कोई भी एक देके आपसे उसका शीर्षक पूछ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई जो क्रम से है वो क्रम से याद करना है। परिप्रेक्ष्य अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 सीखना और ज्ञान ये शीर्षक है, तीसरा अध्याय नंबर 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, फिर अध्याय नंबर 4 विद्यालय में कक्षागत वातावरण, फिर अध्याय नंबर 5 व्यवस्थागत सुधार, अध्याय नंबर 1 परिप्रेक्ष्य, इसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के लिए किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की गई है, भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसकी चर्चा की गई है। सीखना और ज्ञान, इसमें निर्मितवादी उपागम को श्रेष्ठ माना गया है, पाठ्यचर्या के विविध क्षेत्रों की चर्चा की गई है, विद्यालय में कक्षा का वातावरण अनुशासित हो, समावेशी शिक्षा वाला हो, इस पर बल दिया गया है। फिर है व्यवस्थागत सुधार, भविष्य में हम क्या करेंगे और आगे चल के शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नवीन तकनीक नवाचार का कैसे उपयोग करेंगे, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। ये था हमारा अध्याय वाला टॉपिक और इसके बारे में हमने 5 अध्याय और उसके शीर्षकों को हमें डिटेल से याद रखना है कि कौन से अध्याय का शीर्षक कौन सा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तो अभी जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं और कौन कौन सी सिफारिशें किस किस चीज के लिए हैं, किस तरह की बातें कही गई हैं। जब एनसीएफ 2005 की सिफारिशों की बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 में 5 मुख्य सिफारिशें कही गई हैं या 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं या 5 मार्गदर्शी सूत्र। तो 5 मार्गदर्शी सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त बनाना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त बनाना। दूसरा, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तीसरा है कक्षा कक्ष की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए, पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। चौथा है पाठ्यचर्या को कक्षा कक्ष की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए, पाठ्यचर्या को लचीला बनाया जाए, ठीक है। और राष्ट्रीय मूल्यों आदर्शों के प्रति सुयोग्य व आस्थावान नागरिक तैयार किए जाएं, ठीक है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त बनाना है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए, पाठ्यचर्या को लचीला और व्यापक बनाया जाए, लचीला और व्यापक बनाना है, और राष्ट्रीय मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति सुयोग्य व आस्थावान नागरिक तैयार करने हैं। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो अर्थात समझ आधारित पढ़ाई होनी चाहिए, समझ आधारित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चों को समझने और समझाने पर बल दिया जाए,
बच्चे समझे, चीजों को सीखे और समझने के आधार पर प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सके, समझकर सीखे हुए ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सके, इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, रटंत नहीं। दूसरा, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान आप प्रदान कर रहे हैं यदि बच्चे के बाहरी जीवन में उपयोगी नहीं है तो ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। बच्चा उसे व्यवहारिक जीवन में अपनाए, इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। कक्षा कक्ष की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम होते हैं लेकिन खेल कूद में या अन्य एक्टिविटी में वो बहुत मेहनती होते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उनके उस क्षमता का आकलन हो, उस क्षमता का मूल्यांकन हो, उस क्षमता के आधार पर उनको कुछ अंक भी मिलने चाहिए। ठीक है। अगला है, पाठ्यचर्या को लचीला और व्यापक बनाया जाए, समय के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। फिर राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति सुयोग्य व आस्थावान नागरिक तैयार किए जाए। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत रहे जिनको हम प्रमुख 5 सूत्र भी कह सकते हैं, जो एनसीएफ 2005 में दिए गए। इसके अलावा अन्य सिफारिशों में पहली सिफारिश, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाए। कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाए। ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए विज्ञान विषय को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए विज्ञान विषय को पढ़ाया जाए, शामिल किया जाए। तार्किक क्षमता के विकास हेतु गणित विषय का ज्ञान कराया जाए। ठीक है। दंड व पुरस्कार विधि का समेकित उपयोग किया जाए, यानी दंड की जरूरत है तो इसका भी उपयोग करें, साथ ही पुरस्कार विधि का भी उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार दोनों में से किसी भी विधि का परिस्थिति अनुसार उपयोग किया जाए। 5वां इधर लिख देता हूं, अगला पॉइंट, करके सीखने पर बल दिया जाए। करके सीखने पर बल दिया जाए जिससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सके, बालक लंबे समय तक चीजों को ग्रहण करके रख सके, माइंड में स्थायी हो सके। करके सीखने पर बल दिया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ठीक है। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय का ज्ञान करवाया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय का ज्ञान करवाया जाए। तो ये कुछ अन्य सिफारिशें हैं जो एनसीएफ 2005 में की गई है। एक बार फिर से देख लो। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। पहला, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाना। दूसरा, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तीसरा, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए, पाठ्यचर्या को लचीला या व्यापक बनाया जाए और राष्ट्रीय मूल्यों आदर्शों के प्रति सुयोग्य व आस्थावान नागरिक तैयार किए जाएं। इसके अलावा अन्य सिफारिशों में पहली सिफारिश, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए विज्ञान विषय और तार्किक क्षमताओं के विकास के लिए गणित विषय पढ़ाया जाए। दंड व पुरस्कार विधि का समेकित उपयोग किया जाए। करके सीखने पर बल दिया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए बालक को पर्यावरण अध्ययन विषय का ज्ञान भी कराया जाए। ये था हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीट में बहुत अच्छे टॉपिकों में शामिल होता है या रीट के सिलेबस में शामिल होता है, जिसका नाम है एनसीएफ 2005। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। थैंक यू।